प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रेमेडियल मॉड्यूल में दिए हैं, जो परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनको समझने का प्रयास करेंगे और इन प्रश्नों को सभी छात्र समझकर अच्छे से हल करें, बार बार इनका अभ्यास करें, जिससे वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। यहाँ पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। तो बहुपद है अर्थात यहाँ ये जैसे है तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये x की घात 2 जब ऊपर जाएगा तो x की घात ऋण 2 बन जाएगा। यहाँ x करनी में है तो इसकी घात 1/2 होगी, जो कि पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर करनी x को अगर हम घातांक रूप में लिखेंगे तो x की घात 1/2 और ऊपर का x की घात 1/2 दोनों कट जाएंगे, तो ये एक बहुपद है, जबकि ये वाला x ऊपर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों बहुपद नहीं है, सिर्फ यहाँ पर यही एक बहुपद है, ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है बहुपद 4x की घात 4, 0x की घात 3, 0x की घात 5 और 5x धन 7 की घात। तो घात यहाँ पर 4x की घात 4 है, क्योंकि ये शून्य वाला तो शून्य हो जाएगा, इसलिए इसकी घात 4 होगी। तीसरा प्रश्न है px बराबर x वर्ग ऋण 2 करनी 2 x धन 1 हो तो p 2 करनी 2, तो x की जगह अगर 2 करनी 2 रखा जाए तो ये मान हल करने पर ये आएगा 1। चौथा प्रश्न है px बराबर x धन 3 हो और तो px धन p ऋण x का मान क्या होगा। तो x की जगह यहाँ अगर ऋण x रखा जाए और दोनों को जोड़ा जाए तो क्या उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर 6 होगा। पांचवें प्रश्न में हम देखें px बराबर 2x धन 5 है, इसका शून्य क्या होगा। तो 2x धन 5 बराबर शून्य लिखेंगे तो हल करने पर ऋण 5/2 आएगा, जो कि इसका सही उत्तर बी वाला होगा। यहाँ x धन 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है। तो ये x धन 1 में तो x बराबर ऋण 1 अगर इसमें रखा जाए तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, अर्थात यह इसका एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार हम सातवें प्रश्न में देखें x की घात 51 धन 51 को x धन 1 से भाग दिया जाए तो x बराबर ऋण 1 रख देंगे, जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ उत्तर इसका 50 हो जाएगा। यहाँ इसको सर्वसमीका से हल कर लेंगे, a वर्ग ऋण b वर्ग, इसको हल करेंगे तो ये मान इसका 497 में आ जाएगा। यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब का बराबर होगा। तो जब a b और c का योग अगर 0 होता है तो ऐसी स्थिति में a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर 3abc होता है, इसलिए c इसका सही उत्तर होगा। इस बहुपद में अगर x बराबर 2 रखा जाए तो इसमें रखने पर ये ऋण 3 आएगा, जो इसका सही उत्तर होगा। अब हम दूसरे प्रश्न में देखें। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान है, तो यहाँ रिक्त स्थान आसानी से आप समझ सकते हैं कि अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है, और एक खाली स्थान आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको सिर्फ उत्तर बता दिए जा रहे हैं यहाँ पर, इनको आप समझ लें। जो सवाल समझाने वाले हैं उनको हम अभी समझा देते हैं। तो इसमें चौथा सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी में यहाँ जैसे पहला किसका उत्तर है, तो यहाँ पर पहले का उत्तर दा है, तो ये हमने सामने नंबर लिख दिया है। इन नंबरों को देखकर आप यहाँ पर सही जोड़ी बना लें। एक शब्द में उत्तर देना है। तो पांचवें प्रश्न में हर प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं कि ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है, तो शून्य बहुपद कहलाता है। और चारों प्रश्न के उत्तर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अब जो सवाल समझाने वाले इसमें देखें हम कि प्रश्न क्रमांक 6 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं। तो शून्यक अगर है तो जैसे बहुपद दिया है px बराबर x वर्ग ऋण 1, तो इसमें x बराबर 1 रखेंगे हम एक बार। यहाँ x बराबर जब हम 1 रखते हैं तो ये शून्य के बराबर आता है। इसी प्रकार हम x का मान अगर ऋण 1 रखते हैं तो ऐसी स्थिति में भी शून्य के बराबर आता है, अर्थात ये 1 और ऋण 1 दोनों इसके शून्यक होंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें तो px बराबर 3x की घात 3 धन 7x। तो यहाँ इस बहुपद में हमको इसकी जांच करना है कि 7 धन 3x इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम 7 धन 3x बराबर 0 लेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकाला हमने, x बराबर आया ऋण 7/3। अब इस मान को हम इसमें दिए गए बहुपद में रखेंगे, तो x के स्थान पर जब हम इसको रखते हैं तो जहाँ जहाँ x लिखा था हमने ऋण 7/3 लिख दिया। यहाँ पर 3 गुणित, तो यहाँ पर ऋण 7/3, यहाँ x था तो इसकी जगह ऋण 7/3। और इसको जब हम हल करेंगे, जैसे इसका घन निकालेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ 3 से 27 9 बार कट जाएगा,
शेष जो संख्याएं बची, इसको जब लघुत्तम समापवर्तन निकाला 9 आया, इसको हल किया, दोनों को जोड़ा तो ऋण 490/9 आया, तो ये शून्य के बराबर नहीं आया। इसका मतलब जो ये 7-3x है इसका गुणनखंड नहीं है। अगर शून्य आ जाता तो हम कहते हैं कि ये इसका गुणनखंड होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो यहाँ px का मान दिया है 2x की घात 3 धन x वर्ग ऋण 2x ऋण 1 और gx का मान है x धन 1। तो जिसको हमको ज्ञात करना है या जांच करना है कि gx इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हम इसका पहले शून्यक निकालेंगे कि x धन 1 बराबर शून्य रखेंगे तो x बराबर ऋण 1 आ जाएगा। अब x की जगह हम ऋण 1 रखकर इस बहुपद में देखेंगे तो ये रखने पर जहाँ जहाँ x था हमने ऋण 1 रख दिया, तो ऋण 1 रखने पर ही यहाँ ऋण 1 की घात 3 है, अर्थात 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 का 2 में गुणा करेंगे तो ऋण 2 बनेगा। ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा तो ये धन 2 बन जाएगा और ये ऋण 1। तो इस प्रकार से हम देखें ऋण 2 और धन 2 कट गया, 1 और ऋण 1 कट गया, तो अर्थात शून्य आया। तो इसलिए gx px का एक गुणनखंड होगा क्योंकि यहाँ पर शेषफल शून्य आ रहा है। इसी प्रकार हम k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x ऋण 1 px बराबर x वर्ग धन x धन k का एक गुणनखंड है। तो यहाँ x ऋण 1 दिया है तो x ऋण 1 बराबर हमने शून्य लिया, तो इसलिए x बराबर 1 होगा। अब ये पहले से दिया गया कि गुणनखंड है, अर्थात x बराबर 1 रखने पर ये पूरा मान शून्य के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर बहुपद जो था px बराबर x वर्ग धन x धन k, इसमें हमने x की जगह 1 रख दिया और इसकी जगह मान इसका शून्य ले लिया क्योंकि ये पहले से दिया गया कि इसका एक गुणनखंड है। इसको जब हम हल करेंगे तो 1 और 1 2 धन k बराबर शून्य है, तो इसलिए k बराबर आ जाएगा ऋण 2, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऋण 2। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 12x का वर्ग धन 7x धन 3, तो ये इसमें मिसप्रिंट है तो इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं 2x का वर्ग धन 7x धन 3। तो यहाँ 2x गुणा, हम मध्य पद को तोड़ेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या जिनका गुणा करने पर 2 तिया 6 होता है, तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच में 7 लिखा है तो अर्थात 7 आना चाहिए। तो 6 कम 6 और 6 में 1 जोड़े तो 7 होता है। हमने इसको 7 को 6 धन 1 में तोड़ा। अब इसको विभक्त करने के बाद कोष्टक खोलेंगे तो x का गुणा 6 से होगा तो 6x बन गया, x का गुणा 1 से हुआ तो x बन गया। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ लिया और इन दोनों में से उभयनिष्ठ लिया तो 2x यहाँ से आएगा उभयनिष्ठ, तो x धन 3 बचेगा। यहाँ इन दोनों में से 1 आएगा तो यहाँ कोष्टक में x धन 3 बचा। अब x धन 3 दोनों में है तो x धन 3 को हमने सामने लिख दिया, तो 2x धन 1 ये इसका गुणनखंड जो होंगे 2 गुणनखंड होंगे। इस प्रकार का एक सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से बार बार पूछा जाता है। हम प्रश्न क्रमांक 11 में देखें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखें 3 पद हैं और 3 पद में पहले और आखिरी में वर्ग है, तो ऐसी सर्वसमीका होती है a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग तो ये बराबर होता है a धन b के वर्ग के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पूर्ण वर्ग में बदलें तो 49 a वर्ग को हम लिख सकते हैं 7a का वर्ग, और इसी प्रकार हम b वर्ग है तो यहाँ 25 जो है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5b का वर्ग। तो 2ab के रूप में ये बन जाएगा 2 गुणित ये 7a और ये 5b था तो यहाँ 5b, तो इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा 7a धन 5b का वर्ग। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि इसमें गुणनखंड पूछा इसलिए हमने 2 बार लिख दिया, यही इसका उत्तर होगा। 12वें सवाल में हम देखें 3 ऋण 2x और 3 धन 2x है। यहाँ देखें आसानी से समझ में आ रहा है कि a ऋण b और a धन b के रूप में है, तो इसका जो संक्षिप्त होगा सर्वसमीका बनेगी a वर्ग ऋण b वर्ग। तो हम यहाँ a की जगह रख देंगे 3 और b की जगह रख दिया 2, तो इस प्रकार से 3 का वर्ग 9 और 2x का वर्ग का ये हो जाएगा 4x वर्ग। तो इस प्रकार से उत्तर होगा 9 ऋण 4x का वर्ग। प्रश्न क्रमांक 13 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 13 है बिना गुना किए हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो सीधा गुना किए बिना हमको मान ज्ञात करना है, तो हम इसको 95 को लिख सकते हैं 100 ऋण 5 और 105 को लिख सकते हैं 100 ऋण 5। तो ये एक फिर से सर्वसमीका बन जा रही x ऋण y और x धन y, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा x वर्ग ऋण y वर्ग। तो यहाँ हम a ऋण b और a धन b की जगह हमने x ऋण y और x धन y लिखा है, तो यहाँ x वर्ग ऋण y वर्ग बनेगा। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे a b ले या x y ले।
तो यहाँ ए की जगह 100 हो गया और बी की जगह हो गया 5। तो 100 का वर्ग हो गया 10,000, 5 का वर्ग हो गया 25। इसको जब घटाएंगे तो 9,975 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके प्रसार कीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 पद है और प्रसार करना है और वर्ग लिखा है। तो 3 पद वाली जो सर्वसमीका होती है, ए धन बी धन सी का वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2c है। तो जहाँ ए है, ए की जगह यहाँ ऋण 2x लिखा है, बी की जगह 3y लिखा है, सी की जगह 2z लिखा है। तो जहाँ जहाँ यहाँ ए लिखा है वहाँ पर हम ऋण 2x रख देंगे, जहाँ बी लिखा है वहाँ 3y रख देंगे, जहाँ सी लिखा है वहाँ 2z। और इसको जब हम हल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4x का वर्ग धन 9y वर्ग धन 4z वर्ग ऋण 12xy धन 12yz ऋण 8xz। प्रश्न क्रमांक 15 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 15 में 2x धन 1 की घात 3। तो यहाँ पर घन में है तो घन वाली सर्वसमीका लगाएंगे कि a धन b की घात 3। तो ये सर्वसमीका होती है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b। या इस सर्वसमीका को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर गुणा कर दिया जाए तो a क्यूब धन b क्यूब धन 3a वर्ग b धन 3ab का वर्ग। तो हम यहाँ पर पहली सर्वसमीका के आधार पर इसको सवाल को हमने लिख दिया, a की जगह 2x और b की जगह 1। इन मानों को लिखने के बाद इसको गुणा कर लेंगे और घन निकाल लेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 में हम देखें, 100 उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 102 धन 3 का घन ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 102 को लिख सकते हैं 100 धन 2। तो हमने 100 धन 2 लिखकर इसका घन, तो a धन b की घात 3 इसकी सर्वसमीका होती है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab कोष्टक में a धन b। जहाँ जहाँ a था उसकी जगह हमने 100 लिख दिया, जहाँ b था वहाँ 2 लिख दिया और इसको हल कर लेंगे तो 100 का घन जो होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। 2 का घन 8 हो जाएगा, 3 और 100 और 2 इसका गुणा करें तो 600 बन जाएगा। कोष्टक में 100 धन 2 है तो ये 600 का गुणा हम 100 में कर लें तो ये 60,000 बन गया। 600 का गुणा 2 में कर ले तो ये 1200 बन गया और इन सबको जोड़ दे तो इसका उत्तर हो जाएगा, जहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 10,61,208। प्रश्न क्रमांक 17 में हम देखें, सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करना है इसमें हमको, तो x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर ये होता है। तो हम यहाँ सत्यापन करते समय हम देख रहे हैं कि दाहिने तरफ ज़्यादा बड़ी संख्या तो इसको सामान्य रूप से हम गुणा कर दें। तो दाहिना पक्ष लेकर हम हल करें, x धन y और कोष्टक में x वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग। x का गुणा करेंगे पहले इस पूरे कोष्टक से, फिर y का गुणा करेंगे। जब गुणा करते हैं और कोष्टक खोलते हैं तो हम देखें कि ये संख्या इससे कट जा रही, ऋण x वर्ग y धन x वर्ग y से, और एक्स वाई का वर्ग धन वाला ये ऋण से कट गया। तो यहाँ जो बच रहा है शेष x की घात 3 धन y की घात 3, तो ये इसका बायां पक्ष आ गया। तो अर्थात इस प्रकार बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर है, हमने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 में धन की जगह ऋण दिया गया है। तो ये सवाल भी इसी प्रकार से कि हमने दाहिने पक्ष को लेकर गुणा करके और जो संख्याएं कट रही काट दिए, जो शेष बचता है वो बाएं पक्ष के बराबर बच जाता है, तो इससे सिद्ध हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 में हम देखें, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 8 की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 12 a वर्ग b धन 6 ab का वर्ग। इसको अगर हम देखें त्रिघात है, तो त्रिघात वाला है, तो हमने इसको पूर्ण घन के रूप में अगर बदल देते हैं, जैसे 8 की घात 3 को 2 a की घात 3 b की घात 3। अब यहाँ हम सर्वसमीका के रूप में बदलें कि a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3 a वर्ग b धन 3 ab का वर्ग। तो इस रूप में जब हम बदलते हैं तो ये देखें तो इस सर्वसमीका का संक्षिप्त रूप होता है a ऋण b की घात 3 होता है। तो ये जो हमको समीकरण दिया गया है या जो बहुपद दिया गया है इस रूप में है, इसका संक्षिप्त रूप होगा a ऋण b की घात 3। तो यहाँ a की जगह हम देख रहे हैं 2a है और b की जगह b की जगह b है, तो ये 2a ऋण b की घात 3 हो जाएगा। इसके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 बार लिख देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 में है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब लिखा है कि परिकलन किए बिना, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे पहले जो घन के अंदर संख्या है इसको a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया। इन तीनों को अगर जोड़ें हम तो ऋण 12 धन 7 धन 5 इसको जोड़ने पर ही शून्य आता है, क्योंकि ऋण 12 और धन 12 ये दोनों कट जाएंगे तो ये शून्य बचेगा। तो इसलिए जब a धन b धन c बराबर शून्य होता है तो सर्वसमीका बन जाती है a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर 3 abc।
तो हम यहाँ पर इसलिए ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3 बराबर 3 गुणित ऋण 12 गुणित 7 गुणित 5। तो इस प्रकार से ऋण 1260 इसका उत्तर हो जाएगा। हम प्रश्न क्रमांक 21 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 21 है, नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए और क्षेत्रफल बराबर दिया 25 का वर्ग ऋण 35 धन 12। यहाँ अगर हम देखें तो ये बहुपद जो है द्विघात समीकरण है, इसके मध्य पद को हम तोड़ेंगे तो यहाँ 25 गुणित 12 अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो जितना गुणा करने पर आता 12 पंचे 60 के शून्य, सिलाए 6 12 दूनी 24 और 6 30 300। तो गुणा करने पर 300 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 35 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या बन सकती है? इस प्रकार की संख्या हम देख रहे हैं कि ये हो रही 20 गुणित 15। तो 20 गुणित 15 करते हैं तो 300 होता है और 20 में अगर 15 जोड़ा जाए तो ये 35 हो जाता है। तो इसलिए मध्य पद को हमने इसमें तोड़ा और इसके गुणनखंड जैसे उभयनिष्ठ निकाला, इन दोनों में से 5 आएगा, इन दोनों में से 3 आ रहा है, तो 5 ऋण 4 दोनों में आ रहा है, तो 5 ऋण 4 को पहले लिख लेंगे, फिर 5 ऋण 3 लिख दिया। तो इस प्रकार से दो गुणनखंड जो आ रहा है तो ये एक लंबाई कहलाएगा और एक चौड़ाई कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक हम 22 में देखें, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिए गए विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा? तो यहाँ पर 3x की घात 3 ऋण 12x है, तो इसमें से दोनों में से हम देखें 3x बाहर आ सकता है, तो अंदर बचेगा x वर्ग ऋण 4। अब यहाँ ये वर्ग के रूप में है तो हम 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तब यहाँ a वर्ग ऋण b वर्ग की सर्वसमीका बन जाएगी। तो x ऋण 2, एक कोष्टक में a ऋण b, दूसरे में a धन b। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 पद आ रहे हैं, पहला 3x है, दूसरा x ऋण 2 है, तीसरा x धन 2 है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये उसकी ऊंचाई बन सकती है। तो यहाँ ये घनाभ के आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बन सकती है। इन सभी सवालों को बार बार अच्छे से हल करके देख लें, जिससे कि आपकी परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद।